May I come in, sir? Yes, please do. प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप रितेश जी रितेश हिंदी भाषा में सहज हैं? जी बिल्कुल। हिंदी ही आपका माध्यम रहेगा? जी सर। रितेश, संभव है आपने ये महसूस किया हो कि हम लोग कोविड को लेकर काफ़ी गंभीरता रख रहे हैं और यही वजह है कि हमने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आपकी कुर्सी को पर्याप्त दूरी पर रखा गया है। जी इस वजह से आप इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से सुरक्षित दूरी पर है। जी सर। इसका लाभ आप ये उठा सकते हैं कि यदि आप बिना मास्क के ज़्यादा सहज रहते हैं तो चूंकि आप पर्याप्त दूरी पर हैं और आप सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, इसलिए आप चाहें तो मास्क हटा सकते। जी सर। हटाना चाहेंगे? जी सर। हटाइए। जी रितेश, कंफर्टेबल हैं? जी सर। बातचीत शुरू करें? जी ठीक है रितेश, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना अपने नाम को दोहराए हुए अपनी जाति, धर्म, समुदाय, अपना जिला, इन सब का उल्लेख नहीं करना है। इनके बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज से किया हुआ है, BA हिस्ट्री ऑनर्स में, और मैंने मास्टर्स मॉडर्न हिस्ट्री में हिंदू कॉलेज से किया हुआ है। और फिलहाल मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में बिहार PCS की भी तैयारी कर रहा हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। कब किया आपने ग्रेजुएशन? 2014 में सर। इसका मतलब 2016 में आपका मास्टर्स हो गया होगा। जी जी सर। 5 साल से आप बेरोजगार हैं? जी सर। बीच में सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में NC में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी काम किया है सर। इसका मतलब है कि आपने MPhil और नेट जैसी परीक्षाएं पास की होंगी? जी सर, मैंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। MPhil भी किया है? जी नहीं सर, क्योंकि आपने JRF क्वालिफाई किया जी और फिर उस फेलोशिप को नहीं लिया? नहीं सर। ये तो किसी बहुत व्यवस्थित कैरियर प्लान जैसी चीज़ नहीं लग रही सर। क्योंकि मैं NC में भी पढ़ा रहा था उस दौर में, तो फिर और मुझे 2018 में 64th BPSC का भी अटेम्प्ट देना था, तो इस कारण से मैंने सोचा कि अभी कुछ वक्त मैं अपने आप को। तो इससे तो आपकी फेलोशिप रद्द हो गई होगी? नहीं सर, अभी फ़िलहाल 3 साल की फेलोशिप मिल रही है, 3 साल एक्सटेंशन है शायद उसमें, तो इस कारण से फिर मैंने सोचा कि अभी उसको वेट पे रखते हैं सर। लेकिन आप, इसका मतलब है कि एक राज्य की छोटी सिविल सेवा को केंद्र के एकेडमिक्स से ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे स्कॉलर की तो निशानी ये नहीं है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर मेरा लक्ष्य UPSC क्वालिफाई करना है सर। तो फिर आप ये BPSC जैसी परीक्षा में क्यों किसी स्थान को खराब कर रहे हैं? सर, जो मैं यहाँ से सीखूंगा, जो एक्सपीरियंस लूँगा जॉब का, या फिर जो एक तैयारी करने के माध्यम के दौर में जो कॉन्फिडेंस मुझे प्राप्त होगी सर। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक राज्य की सिविल सेवा, आपके गृह राज्य की सिविल सेवा जी कोई प्रैक्टिस मैट है जिसमें आपने थोड़ी बहुत अभ्यास कर लिया, हाथ पांव चलाने सीख लिया और उसके बाद आप केंद्र में चले जाएंगे? फिर हम क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति को यह नौकरी दें जिसके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे बेहतर तरीके से चलिए, इतिहास तो आपने अच्छे से पढ़ा है जी। ऐसे कुछ शिलालेख और स्तंभ बताइए जो कि बिहार, जिनका मूल जगह थी और वो बिहार से बाहर स्थापित हैं इस समय। सर, एक सेंट्रल एशिया में बंजखोई इंस्क्रिप्शन है, जिसमें कि इंडो ग्रीक्स के बारे में हमें पता चलता है सर। और उसका बिहार से क्या लेना देना? क्योंकि सर इंडो ग्रीक्स उस समय जब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, लेटर मौर्याज की बात करते हैं, तो बिहार एक सेंटर के तौर पर स्थापित हो चुका था सर, पोस्ट मौर्यन। इस बात का कोई प्रमाण है कि वो बिहार से गया हुआ स्तंभ है? आप मेरा प्रश्न सुन पाए थे? मेरा प्रश्न है कि वे स्तंभ जो मूल रूप से बिहार के थे और इस समय बिहार से बाहर स्थापित है, स्तंभ या शिलालेख। क्षमा चाहूँगा सर। एक भी नहीं सोच पा रहे? कोई अशोक स्तंभ याद नहीं आ रहा जो बिहार से निकला और दूसरी जगह गया हो? एक सर, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन है जो कि नेपाल में है अभी। और बिहार में इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं? बिहार में जैसे कि नंदनगढ़ में है, अरेराज में है। ये सब किस काल के हैं? ये सब मौर्य काल के ही हैं सर। और कोई? और एक और हैं सर, वैशाली में इंस्क्रिप्शन है, मौर्य काल के ही हैं सर।
चलिए, ठीक ठीक है रितेश, थैंक यू मैम। रितेश, जी एक इतिहासकार के तौर पे बताइए, अगर आज से 50 साल बाद आज का इतिहास लिखा जाएगा तो कौन सी 3 मुख्य बातें सामने आएंगी? मैम, जो रिसेंट ट्रेंड है उस हिसाब से तो अगर देखें तो एक तो इकोलॉजिकल हिस्ट्री या इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पे हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो समय काल जिस दौर में गुजर रहा है वहाँ पे इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा। बिहार से रिलेटेड कौन सी 3 मुख्य बातें इतिहास में लिखी जाएंगी आज के संदर्भ में? मैम, एक तो माइग्रेशन का इशू होगा, ठीक है। क्योंकि अब एक मैनेजमेंट नहीं है ह्यूमन रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं बिहार में बेहतर तरीके से, तो उसको फिर वहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। और जो कोविड सिचुएशन है वो तो इन जनरल मैम पूरा विश्व उससे गुजर रहा है, तो उसका भी वहाँ पे उल्लेख हम कर सकते हैं। और तीसरा मैम, जो बिहार में फ़िलहाल जो डेवलपमेंट की ग्राफ एक तौर पे देखा जाए तो बेहतर हो रहा है, वहाँ पे तो विकास हो रहा है कुछ एक क्षेत्रों में, तो उसको भी वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। मैम, कैसे महसूस हुआ कि विकास हो रहा है? कुछ तथ्य बताइए। मैम, जैसे कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सरकार वहाँ पे बेहतर मैकेनिज़्म के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी रेट है उसको बेहतर करने की कोशिश में जुटी हुई है। फिर महिला सशक्तिकरण का अगर देखा जाए वहाँ पे, तो जब सरकार ने विकास की जो नीतियाँ लागू की हैं वहाँ पे, तो उससे एक पिछले कुछ दौर से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी ज़्यादा वहाँ पे महिला सशक्तिकरण पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और कुछ हद तक अगर हम मतलब माइग्रेशन की जो समस्या है उसको भी कंट्रोल करने में कुछ हद तक सरकार कोशिश कर रही है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। ये बताइए कि जातिवाद बिहार में इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? मैम, जातिवाद वहाँ पे बेसिकली जो राजनीतिकरण है तो उस कारण से ज़्यादा देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वहाँ पे, तो पूरा का पूरा जो बेसिस है वो कास्ट पॉलिटिक्स पे ज़्यादा वहाँ पे लोग फोकस करते हैं। और चूँकि शुरुआत के दौर से ही देखा गया कि ज़मींदारी वहाँ पे थी, तो जो अपर क्लासेस थे, अपर जो कास्ट थे वही वहाँ पे अपर क्लास के तौर पे विस्थापित हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो मैम कहीं ना कहीं अभी चूँकि अवेयरनेस भी नहीं है, लोग पढ़े मतलब शिक्षित भी नहीं है उतना, तो इस कारण से मुझे लगता है। चलिए ये बताइए कि अगर एक महिला आपके पास आती हैं और वो बताती हैं कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, बहुत सिवियर नहीं लेकिन हुआ है जी, तो वो कंप्लेन भी नहीं करना चाहती, तो अब आप क्या करेंगे? मैम, मैं सबसे पहले तो उनको कोशिश करूँगा, उनको मतलब मोटिवेट करूँगा कि वो कंप्लेन करे, और उसके लिए उनको जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रावधान है उनको मैं समझाऊंगा बेसिकली, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें उनकी सिक्योरिटी भी मुख्यतः तरीके से देखी जाती है। और कुछ एक ऐसे उदाहरण भी देंगे उनके सामने जिसमें कि देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उसमें बेहतर तरीके से सरकार सीरियसली उनको डील करती है। कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस मिले के फिर उनसे जो है केसेस को रजिस्टर करने की। धन्यवाद रितेश। थैंक यू मैम। रितेश जी सर। आपने दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की है, दयाल सिंह जी के बारे में कुछ बताइए। सर, दयाल सिंह मजीठिया दयाल सिंह कॉलेज के फाउंडर और पंजाब नेशनल बैंक के भी फाउंडर, और ट्रिब्यून नाम की जो उस समय पब्लिश होती थी जो न्यूज़पेपर, तो उनके भी फाउंडिंग मेंबर रहे हैं वो। और उनका बहुत ही अहम योगदान है जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है या फिर फिनांस के क्षेत्र में है, इन सब में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, आप कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस करते हैं? जी जी। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस करते हैं और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। जी सर। क्या है कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस की हिस्ट्री? क्षमा चाहूँगा सर, इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बस बेसिकली जो भी हॉबीज़ के तौर पे है कि अभी कोविड के समय में तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर लेते हैं सर। बॉडी वेट ट्रेनिंग कहते हैं इसको लेमैन में। बॉडी वेट ट्रेनिंग और जिम में जो हम ट्रेन करते हैं वेट के साथ, जी, जिसमें बॉडी वेट का इस्तेमाल नहीं होता है, दोनों में क्या अंतर है? सर, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस में जो है अपने बॉडी के वेट को ही यूज़ करके हम
जो भी मसल्स को ट्रेन करते हैं, या फिर बेसिकली जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए या फिर जो स्ट्रेंथ या इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। और जिम में हम बेसिकली जो वेट हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि अपने मसल्स को बेहतर, चाहे वो वेट गेन के पर्पज़ से किया जाए या फिर मसल्स बिल्डअप के पर्पज़ से किया जाए, तो उसको वहाँ पे ध्यान रखते हैं सर। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज में कौन कौन से एक्सरसाइज आएंगे? कैलिस्थेनिक्स में जैसे कि आप पुशअप करना, या फिर आर्म स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग, या बेंडिंग फॉरवर्ड या बेंडिंग बैकवर्ड। प्लैंक जब करते हैं जी तो कैलिस्थेनिक का पार्ट है? प्लैंक बिल्कुल सर, कैलिस्थेनिक का पार्ट। ठीक है। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। अभी मधुबनी में एक पुरानी नगर सभ्यता के संकेत मिले हैं खुदाई के दौरान, और अमरावती नदी का वो बेल्ट था। क्या जानते हैं आप अमरावती नदी के बेल्ट से बिहार का संबंध किस तरीके से? क्षमा चाहूँगा सर, इसके बारे में मैंने कवर नहीं किया न्यूज़ को सर। नहीं किया? जी नहीं सर। केसरिया बौद्ध स्तूप सुना है आपने? केसरिया बद्री कहाँ पर है ये? क्या खासियत है? अभी गवर्नमेंट इसको डेवलप करने पर विचार कर रही है। सर इसका लोकेशन चंपारण में है, लेकिन इसके बारे में मैंने न्यूज़ में कवर नहीं किया है सर फिलहाल। पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है? ये पश्चिमी चंपारण में है। श्योर हैं? जी सर। मुझे लगता है पूर्वी चंपारण में। मैं देख लूँगा सर जाके और कंफर्म कर लूँगा मैं। तो आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में तो पता होना चाहिए। जी क्षमा चाहूँगा सर, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रही है। महापरिनिर्वाण मुद्रा में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जा रही है बिहार में? क्षमा, आई एम रियली सॉरी सर। ग्राम उजाला योजना के बारे में सुना है आपने? जी। ग्राम उजाला योजना में केंद्र सरकार की योजना है और भोजपुर से बिहार में इसको लॉन्च किया गया है। जी सर। इसकी फंडिंग किस तरीके से की जाएगी? सर इसमें 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी और 25% स्टेट देंगी सर। श्योर हैं आप? जी सर। संयुक्त राष्ट्र किस तरह से संबंधित है इससे? जो उजाला योजना है बेसिकली, तो सर इसमें जो भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होंगे तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को भी देखते हुए एक इनिशिएटिव है इसमें। तो इस कारण से वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ मोटिवेट करते हैं इस तरह का योजना को कैरी ऑन करने के लिए। मोटिवेशन के अलावा और क्या कंट्रीब्यूशन है? और सर फंडिंग वगैरह भी होती है सर। तो जानकारी है आपको? शेयर। कार्बन क्रेडिट फंड का इस्तेमाल होगा इस योजना में। जी सर। कार्बन क्रेडिट फंड क्या है? क्षमा चाहूँगा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं कर पा रहे हैं रिकॉल। ठीक है सर। रितेश जी सर। रितेश, अगर हम बिहार के अब तक की आर्थिक जो स्थिति है उस पर विचार करें तो ये लगभग तयशुदा तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार कभी भी एक आर्थिक रूप से सस्टेनेबल स्टेट नहीं बन सकता। बिहार की जिस तरह की जनसंख्या और जितना सीमित क्षेत्रफल वहाँ है और एग्रेरियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, it is almost certain that it will never be a self-sustaining economic entity। तो ऐसा क्यों न कर दिया जाए कि बिहार को अलग अलग कुछ राज्यों के साथ मिला दिया जाए ताकि एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट रहे और वो एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक एंटिटी के हिस्से रहे। इसमें क्या आपत्ति है? आप सवाल सोच रहे हैं? जी। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के साथ जा सकता है, कुछ बंगाल के साथ जा सकता है, कुछ झारखंड के साथ जा सकता है, और एक राज्य के तौर पर इसे डिसॉल्व कर दिया जाए ताकि एक सेल्फ सस्टेन्ड राज्यों के साथ वो जुड़ सके। सर जहाँ तक बिहार का जो अभी सस्टेनेबिलिटी की बात है, तो सर वहाँ पे व्यवस्थित तौर पे एक प्राइमरी सेक्टर तो पहले से एस्टेब्लिश्ड है। जहाँ तक सर्विसेज सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाई हैं। अगर हम उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, जैसे टूरिज्म सेक्टर है या फिर नहीं, लेकिन किसी देश के स्तर से सोचिए तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए कि उसे राज्य के रूप में? ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों को कोई नागरिकता से वंचित किया जा रहा है, बल्कि उनको संपन्न राज्यों के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वो और विकसित हों, उनका और अधिक ध्यान रखें। और जिन प्रयासों की आप बात कर रहे हैं वो तो उन राज्यों में रह के भी शामिल हो सकते हैं। Why should it be sustained as a state, separate state? What is the advantage out of it? क्योंकि सर ऑलरेडी एक बार तो पार्टीशन बिहार का हो चुका है। अब तो हम पार्टीशन नहीं कर रहे, अब तो हम उसको और जोड़ रहे हैं दूसरे बड़े राज्यों के साथ। तो सर ज़्यादातर छोटे राज्य अगर होंगे तो बेहतर तरीके से वहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं
वो बेहतर तरीके से वहाँ पे वो implement इतना हो पाएंगे। छोटा है और 10 करोड़ की जनसंख्या, आप जानते हैं कि सस्टेन करना तो मुश्किल है। आर्थिक रूप से इस बात की संभावना अगले 50 साल में भी नहीं दिखती कि वो एक आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर विकसित राज्य हो सकता है। जबकि अगर अन्य राज्यों के साथ जोड़ दिया जाए तो जाहिर है कि वो पहले से विकसित और या कम से कम विकासशील किस्म के राज्य हैं, तो नागरिकों को भी फायदा होगा। सर जहाँ तक मेरी समझ बन पा रही है तो उस हिसाब से बिहार के आस पड़ोस में वैसा उन्नत राज्य, हर राज्य के अपने अपने वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं सर, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड हो या वेस्ट बंगाल हो, तो सारे राज्य के कुछ ना कुछ अपने एक चैलेंजेस हैं। तो बिहार के अगर कुछ हिस्सों को और जोड़ दिया जाए वहाँ पे तो बेहतर, मुझे नहीं लगता सर कि वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाएगा। बेहतर यही होगा कि सर हम बिहार में जितने अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या फिर जो प्राइमरी सेक्टर है उसी पे फोकस करके सेकेंडरी सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर या ये बात बताइए कि बिहार को जब बार बार पता है कि वो एक सस्टेनेबल राज्य नहीं है, उसे विकसित करना है, तो फिर बिहार सरकार रेवेन्यू सरप्लस बजट क्यों देती है? बिहार सरकार में आप जानते हैं सरप्लस बजटिंग की है, इस बार भी सरप्लस बजट किया है। क्या लाभ है किसी राज्य को सरप्लस बजट करने का? अधिशेष क्यों होना चाहिए बजट में? अच्छे जो महत्वपूर्ण बजट्स हैं वो अक्सर डेफिसिट बजटिंग होती है ताकि कैपिटल पूंजी निर्माण हो। जी जी, सोच पा रहे हैं कुछ? थोड़ा वक्त चाहूँगा सर। जी सर फिलहाल जो बिहार में जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, चाहे जो मतलब लोअर क्लास पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए या फिर आज जितने भी जो विमेन सेक्शंस हैं या फिर जो भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो भी इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट है, इन सब पॉइंट को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए सरकार जो अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रयासरत है। तब तो सरप्लस बजटिंग की जगह डेफिसिट बजटिंग होती है। जी जी सर, यहाँ तो सरप्लस है, रेवेन्यू ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है। क्यों ऐसा कर रही है बिहार सरकार? क्षमा चाहूँगा सर। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा रितेश। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए टेक ए सीट। रितेश एक बार बैठते समय अपने कोट के बटन खोलिए। बैठते समय जैसे यहाँ पे खड़े होकर ग्रीट कीजिए जैसे करते हैं, और इस दौरान अपने हाथ से बटन खोलते रहिए। जी सर। आप समझे, जैसे आप मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी होगा बोलेंगे, साथ के साथ बटन खोलते रहिए दोनों। एक्चुअली मुझे प्रणाम करना है तो उसके बाद खोलिए। प्रणाम सर। हाँ, दोनों बटनों को प्रैक्टिस कीजिए इस बात की, ठीक है, ताकि बैठते समय आप बैठते समय ये खुले होने चाहिए। जी, आप लॉजिक समझ पा रहे हैं? इससे आप रिलैक्स दिखाई देंगे। अदरवाइज क्या लगता है जैसे कि बख्तर बंद जैसी स्थिति में है और इनफॉर्मल और असहज दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं सिद्धांत क्या है? जब आएंगे तो कोट का बटन बंद होना चाहिए, दो नहीं तो एक कम से कम, और बैठते समय खुले होने चाहिए, ठीक है। और ये सीमलेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसमें उलझ गए या आप नीचे देख रहे हैं उसे कर। जी जी, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे। जी रितेश, बताइए आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा गया है? किन एरियाज में आपको लगता है कि यू डिड फाइन और कहाँ लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं? बिहार स्पेसिफिक नॉलेज को और इन्हेंस करना पड़ेगा सर, और हिस्ट्री के जो फैक्ट्स वाले पार्ट्स हैं उनको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, इतिहास में तो दुर्भाग्य से आपके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वो आपका अपने इस लेवल तक किया है कि, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, तो बोर्ड मेंबर्स आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि करंट अफेयर्स, बिहार और हिस्ट्री, इनके जो भी इंटरसेक्शंस जी वो अच्छे से हो जाए। बिहार की हिस्ट्री, करंट अफेयर्स में जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है तो वो उनको थोड़ा सा देख लेंगे, रिवाइज कर लीजिए। रितेश, यू आर डेफिनेटली अ गुड कैंडिडेट। आपने आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा है, अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा है, और आपकी जो बाकी तैयारियां आपने बताया जैसे नेट जेआरएफ वगैरह, उसकी वजह से भी आपके बारे में एक सामान्यतः एक सकारात्मक राय हो। मेरी सलाह लेकिन ये है कि ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआत में आप अपने आसपास बहुत सारे जाले खुद बुन लेते हैं और फिर बाद में आप बचे हुए इंटरव्यू में उनसे केवल निकल पाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। आप समझे, आपने महसूस किया कि जो बिल्कुल इनिशियल फेज था उसमें आपने बिना किसी दूसरे व्यक्ति के प्रयास किए खुद ही अपने हाथ पांव पहले बांधे, ठीक है ना। आपने अपने आप मेंशन किया
अपनी यूनिवर्सिटी टीचिंग को आपने अपने आप मेंशन किया, कॉलेज ये अपने कि आप प्राइमरीली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी को लेकर छोड़ देंगे। आपने खुद अपने वाक्य में बोल दिया कि यहाँ से अनुभव लेके वहाँ चला जाऊँगा। आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं आप दरअसल अपने हाथ पाँव खुद बांध रहे हैं। जी जी। बोर्ड मेंबर अगर ऐसा पूछता है तब तो समझ में आ रहा है कि आप ईमानदारी से सच ही बोलेंगे, लेकिन जब बोर्ड मेंबर उतना पुश नहीं कर रहा और आप अपने आप ही एक के बाद एक अपने हाथ पाँव को बांध रहे हैं, तो बाद में थोड़ा सा आपके लिए उनसे निकलना मुश्किल होगा या उसका इम्पैक्ट काफ़ी दूर तक चला जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली स्टेट के जो इंटरव्यू हैं वो चुटकी की तरह निकल जाते हैं, 12-15 मिनट। जी जी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि वो उसका प्रभाव इतना रहे कि आप उससे निकल ही ना पाए। तो मेरी सलाह क्या रहेगी, अपने आप आसपास जाल मत बुनिए। दूसरा मेंबर कोशिश कर रहा है तो उससे बचेंगे, लेकिन अपने आप मत बुनिए। ठीक है ना। बाकी चीज़ें जनरली यू आर वेरी स्मार्ट कैंडिडेट, अपीयरेंस इज़ वेरी गुड, सिटिंग पोस्चर इज़ गुड, वॉइस लेवल इज़ गुड, हैंड मूवमेंट नहीं है, अच्छी बात है। आई कांटेक्ट छोड़ के बाकी चीज़ें अच्छी है। आई कांटेक्ट भी आपका गलत नहीं है, आपको बताया गया है कि आपको गलत करना है, इसलिए आप उसे कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, आप एक स्मार्ट से कैंडिडेट हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं वहाँ देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका विश्वास नहीं जीत सकता। ठीक है, क्योंकि बातचीत में जो शब्द हैं वो तो सूचना लेके जा रहे हैं। विश्वास जीतने का काम कौन करता है? आंखें करती है। जी जी। ठीक है ना। आपको बताया गया है कि आप इधर उधर देखते रहिए, आप ये कोशिश कर रहे हैं, इस कारण आप उस व्यक्ति का विश्वास खो रहे हैं जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। पता नहीं किसी और का विश्वास जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं। तो सही नियम क्या है? मैं कम से कम दशक से ये बात बता रहा हूँ, जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ देखिए जी। एक आध कभी इधर उधर ग्लैंस कर लिया, लेकिन प्राइमरीली उसकी तरफ देखिए जिससे कि आप बात कर रहे हैं। ठीक है, वही सबसे नेचुरल है, वही सबसे सहज है और वही सबसे ठीक। आप समझ पा रहे हैं? जी सर। ये इस पर आप थोड़ा सा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इन जनरल आप ठीक कर रहे हैं। कुछ जगहों पर रिवीजन की ज़रूरत है, उसके बारे में आपको बता दिया गया है, उसे थोड़ा सा देख लें। अदरवाइज सबसे सकारात्मक चीज़ ये है कि आप स्ट्रेस को सही से मैनेज करते हैं। अगर आपको बहुत बार भी सॉरी बोलना पड़ जाता है तो उससे आपका ना कम्युनिकेशन नीचे होता है, ना जनरली आपकी पर्सनैलिटी पर कोई बहुत प्रेशर विजिबल होता है, जिसका बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसको सस्टेन करना है, इसको ऐसे ही रखना है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेरी गुड, राइट? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।